पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। नए निवेश की जब बात आती है, लंबे समय में निवेश का जब जिक्र होता है और खास तौर पर बाजार की अस्थिरता में कौन सा निवेश लंबी रेस का निवेश साबित हो सकता है, तब भी हम हमेशा लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। अब ये लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट क्या है, आपको लार्ज कैप फंड्स में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या खास है, क्या इसके फायदे हैं, बाजार की अस्थिरता में एक लार्ज कैप फंड कम इंपैक्टेड क्यों होते हैं, इस पर चर्चा आज करते हैं। खास हमारे साथ है दो खास मेहमान, पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमा मनी और संदीप टंडन हमारे साथ है, फाउंडर एंड सीईओ क्वांट म्यूचुअल फंड। पंकज जी और संदीप जी, आप दोनों का स्वागत हम करते हैं आज के इस मनी गुरु के एपिसोड में। और जैसा मैंने शो की शुरुआत में बोला कि बाजार काफी ज्यादा एक उतार चढ़ाव भरे स्थिति में लगातार बना हुआ है और इस अस्थिरता में हर कोई ये जानना और समझना चाहता है कि आखिरकार निवेश की स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए, किस तरीके से आप निवेश को आगे बढ़ाएं, किस तरीके से आप निवेश करें। इस पर हम खास चर्चा दोनों ही खास मेहमानों से करने वाले हैं। जिससे पहले हमारे साथ खास मेहमान जुड़े और उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आप भी अगर कोई सवाल अपना पूछना चाहते हैं हमसे तो जरूर पूछें। तरीका हम आपको दिखा देते हैं कि कैसे आप मनी गुरु में अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है moneyguru@zmedia.slgroup.com। व्हाट्सएप हमें कर सकते हैं 9582222666 और साथ ही @ZBusiness ट्विटर पर और फेसबुक पर @ZBusiness ऑनलाइन पर अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आइए अब लार्ज कैप फंड्स पर चर्चा शुरू करते हैं। पंकज मटपाल हमारे साथ है और संदीप टंडन जी हमारे साथ हैं। उन दोनों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं शो में। और क्योंकि बाजार एक अलग ही कह सकते हैं डायरेक्शन में जाता है। संदीप जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगी, वॉलेटाइल सेशन बाजार का हम काफी समय से देख रहे हैं। कभी यूफोरिया होता है और कभी बाजार काफी ज्यादा करेक्शन मोड में चले जाते हैं। ऐसे मार्केट की सिचुएशन में अभी जो एक कोई आम निवेशक हमें देख रहा है, वो ही समझना चाहते हैं कि क्या स्ट्रैटेजी हो ऐसे बाजार में निवेश को लेकर, उनका पहला जो स्टेप होना चाहिए क्या होना चाहिए? देखिए, ये वॉलेटिलिटी का जो फेस है, हम लोग जो प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स टूल्स देखते हैं उसके हिसाब से कम 1.5 साल और चलेगा। तो वो बैकग्राउंड में जिसका थोड़ा सा रिस्क प्रोफाइलिंग कम है और स्टेबिलिटी देख रहा है, तो उसके लिए लार्ज कैप सेक्टर या लार्ज कैप स्टॉक्स अच्छा प्ले आउट कर सकते हैं, क्योंकि उसको स्टेबिलिटी देता है और वो इस तरह के वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा स्टेबल होते हैं। ओके, लार्ज कैप स्टॉक ज्यादा स्टेबल इसमें माने जाते हैं। पंकज जी, लार्ज कैप फंड जब भी एक नए निवेशक की भी निवेश की जिक्र आती है या जब भी हम आपके जरिए जब फंड्स या कैटेगरीज रेकमेंड करते हैं हमारे दर्शकों को, हर एक्सपर्ट एक लार्ज कैप फंड इन्वेस्ट करने की बात जरूर करता है। क्या ऐसा रीजन है कि लार्ज कैप फंड किसी के पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए? क्या वैल्यू ऐड करता है किसी के पोर्टफोलियो में? जी देखिए, लार्ज कैप फंड मतलब कि अगर सेबी की जो डेफिनेशन है उसके अकॉर्डिंग टॉप 100 कंपनीज बाय देयर मार्केट कैपिटलाइजेशन, वो लार्ज कैप कहलाती हैं। तो लार्ज कैप कंपनी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो मतलब कि वेल रिसर्च कंपनीज होती हैं, स्टेबल होती हैं, लिक्विडिटी अच्छी होती है। तो इस तरह के जो टॉप 100 कंपनीज में से सिलेक्टेड, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी लार्ज कैप में सभी 100 स्टॉक्स होंगे, लेकिन उनमें से सिलेक्टेड स्टॉक्स का एक पोर्टफोलियो होता है। तो जैसा आपने कहा कि नए निवेशक के लिए तो बहुत ही जरूरी है कि वो शुरुआत कर रहा है तो पहले मिड कैप या स्मॉल कैप में जाने से पहले लार्ज कैप से शुरुआत करे, ताकि उसको कम जोखिम हो कंपैरेटिवली और स्टेबिलिटी मिले पोर्टफोलियो को। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ नए निवेशक के लिए ही ये जरूरी है, किसी भी निवेशक के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप होना ही चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि लार्ज कैप फंड्स में जो एलोकेशन है वो मिड कैप और स्मॉल कैप से ज्यादा होना चाहिए। यदि आप एक पोर्टफोलियो बना रहे हैं अपना और लॉन्ग टर्म के लिए, तो इक्विटी के पोर्टफोलियो में आप ऐसा कर सकते हैं कि 50% एलोकेशन लार्ज कैप में हो, 30% मिड कैप में हो और 20% स्मॉल कैप में हो, या आप उससे भी कम अगर
रिस्क कम लेना चाहते हैं तो हो सकता है कि 10% स्मॉल कैप में और 60% लार्ज कैप में आप एलोकेट करें। तो लार्ज कैप की इंपॉर्टेंस सभी तरह के पोर्टफोलियो में होती है, और जब आपका नजरिया बहुत लंबा ना हो तो वैसे में तो लार्ज कैप और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एब्सोल्युटली। पर पिछले कुछ समय में हमने देखा संदीप जी कि जो लार्ज कैप हुआ या बेसिकली जो एक्टिव फंड्स है वो अपने बेंचमार्क को बीट करने में उतने ज्यादा सफल नहीं हो पाए हैं। तो ऐसे में अभी एट द मोमेंट स्ट्रैटेजी रहनी क्या चाहिए फॉर एग्जांपल किसी एक लार्ज कैप कैटेगरी में? देखिए, हम लोग ने इस चीज को एनालाइज करने की कोशिश करी कि 150 स्कीम्स हैं इस कैटेगरी के अंदर। काफी बात आपकी सही है कि मेजोरिटी ऑफ द स्कीम्स आउट परफॉर्म नहीं कर पाते। तो उसका हम दो तरह से इसका आंसर देना चाहेंगे। एक तो हम लोग का जो ऑब्जर्वेशन है कि जो मेजोरिटी ऑफ द फंड्स है ना, वो एक लार्ज कैप इंडेक्स को काफी हद तक मिमिक करते हैं, 60 to 80%, और 20-30% ही होता है जो उसमें आप एक्टिवली मैनेज करते हो। तो जिस तरह का ये वॉलेटाइल एनवायरनमेंट है, अगर उसको आप अगर एक्टिवली मैनेज करोगे तो प्रोबेबिलिटी आपका आउट परफॉर्मेंस का बढ़ जाता है। अगर हम सिर्फ इंडेक्स को मिमिक करते हैं, आपको एग्जांपल लेता हूँ, जैसे लार्ज कैप में बीएफएसआई स्पेस का वेटेज हाईएस्ट है, ओके। तो 2013 से लेकर 2018 तक वो एक सेक्टर बहुत बड़ा आउट परफॉर्म किया, तो सबने एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स मिला आपको। लास्ट 2 साल में बैंकिंग सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो मेजोरिटी जो लार्ज कैप फंड है वो भी अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि उनका वेटेज बहुत स्क्यूड रहता है उसकी तरह। तो वो भी एक चैलेंज हो जाता है कि जब वो कोई बहुत बड़ा वेटेज होता है किसी सेक्टर का और वो अंडर परफॉर्म करे, तो आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस खराब हो जाता है, क्योंकि मेजोरिटी लोग इंडाइसेस को मिमिक करते हैं। तो ये एक हमने एक चैलेंज देखा है जो करंट एनवायरनमेंट है। इसलिए आप इस एनवायरनमेंट में लार्ज कैप फंड को भी बहुत एक्टिवली अगर मैनेज करेंगे तो आउट परफॉर्मेंस का चांसेस बहुत अच्छा रहेगा। ओके, एब्सोल्युटली। तो लार्ज कैप में फिर भी निवेश करने से पहले पंकज जी किन बातों का ख्याल किसी को रखना चाहिए? आपने एसेट एलोकेशन का यहाँ पर जिक्र किया था कि हाँ, लार्ज कैप जो फंड्स हैं क्योंकि बाजार की अस्थिरता में वो कम रिएक्ट करते हैं, तो मे बी एलोकेशन टुवर्ड्स लार्ज कैप ज्यादा रखें। पर क्या ये हर किसी के लिए इज दिस अ फिट फॉर ऑल सोल्यूशन, या हर सिचुएशन के हिसाब से बदल भी सकता है? स्वाति देखिए, कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन लार्ज कैप फंड्स तो सभी के पोर्टफोलियो में होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि स्मॉल कैप है तो वो बहुत ज्यादा रिटर्न देगा, लार्ज कैप परफॉर्म नहीं करेगा। हमने देखा है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, दिग्गज कंपनीज हैं, वो भी अच्छा ग्रो करती हैं। तो स्टेबिलिटी भी है, अच्छे रिटर्न्स के चांसेस भी हैं, लिक्विडिटी है ऐसे स्टॉक्स में, तो इसके लिए आपका अच्छा पोर्टफोलियो बनता है। तो मैं कहूंगा कि हर एक इन्वेस्टर को अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप को शामिल करना ही चाहिए। और जैसा आपने कहा कि किस तरह की बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो एलोकेशन में तो जरूरी है, अगर आपका नजरिया मान लीजिए 4-5 साल के आसपास है, ऐसा पोर्टफोलियो बना रहे हैं, तो वहां पर लार्ज कैप ज्यादा हो। लेकिन अगर आप 10 साल या उससे लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहे हैं तो लार्ज कैप थोड़ा कम हो सकता है, वहां पर मिड कैप और स्मॉल कैप में एलोकेशन ज्यादा हो सकता है। लेकिन किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में लार्ज कैप रखना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि और जैसे कि और क्या बातें हैं, तो संदीप जी ने अभी भी कहा कि ऐसा नहीं कि आपका जो पोर्टफोलियो है एक्टिवली मैनेज फंड का, वो सिंपली मिमिक कर रहा हो किसी इंडेक्स को। तो ऐसा नहीं है कि आप निफ्टी 100 या निफ्टी 50 को मिमिक कर रहे हो। अगर आप एक्टिवली मैनेज कर रहे हो, आपका जो स्टॉक का वेटेज है वो समय के अनुसार किस समय पर किस स्टॉक में किस सेक्टर में ज्यादा करने से ज्यादा फायदा हो सकता है, उन बातों का ध्यान रखा जाए तो डेफिनेटली लार्ज कैप फंड इंडेक्स के मुकाबले भी और एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एब्सोल्युटली। और संदीप जी, ऐसे टाइम में एक नया लार्ज कैप फंड, या क्योंकि लार्ज कैप जो फंड का जो यूनिवर्स है वो काफी ज्यादा बड़ा है, पर किसी एक नए लार्ज कैप फंड की क्या खूबियां हो सकती है जिसको देखकर, या क्या अलग बात हो सकती है जिसको देखकर कोई निवेशक इसकी तरफ आकर्षित हो और उसमें इन्वेस्ट करे? अच्छा सवाल है। देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हम कोई सेक्टर को मिमिक करते हैं या इंडाइसेस को मिमिक करते हैं तो आउट परफॉर्मेंस कम हो जाता है। अभी हम लोग भी एक नया लार्ज कैप लॉन्च कर रहे हैं, उसका भी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैं 2 मिनट बात करता हूँ। ये बहुत ही डायनेमिक तरीके से हम लोग मैनेज करेंगे। जब हम डायनेमिक तरीके से बात करते हैं तो रिसर्च के बेस पे जो सेक्टर रोटेशन और स्टॉक रोटेशन की हम लोग जिस तरह से अपॉर्चुनिटी देखते हैं, अगर वो प्ले आउट करें तो हम अच्छा अल्फा
इस कैटेगरी में भी जनरेट हो जाता है। अगर इंपॉर्टेंट चीज समझे इस बात को, जैसे हम लोग सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं, किस तरह का वेटेजेस को हम लोग डायनेमिकली चेंज करें। जैसे आपको छोटा सा एग्जांपल देते हैं कि लास्ट 9 महीने से आईटी सेक्टर अंडर परफॉर्म किया है। अगर हम लास्ट 2 4 5 साल से देखें तो ये सेक्टर में बहुत पॉजिटिव नॉइस थी, सब लोग ओवर ओन थे इस सेक्टर के अंदर। अगर उस समय अगर ये कॉल ले पाता है कोई, जैसे हम लोगों ने ऐसा हाउस लिया था कॉल सितंबर में कि टेक्नोलॉजी को अंडरवेट कर देते हैं, हमने तो कंप्लीटली एग्जिट कर दिया था। तो उस तरह से आपका एक अल्फा जनरेट हो जाता है। सिमिलरली जैसे इस समय बैंकिंग सेक्टर अच्छा लगता है, लास्ट 2 साल 2.5 साल बैंकिंग ने अंडर परफॉर्म किया। अगर इस समय डेटा के हिसाब से अगर हम उसको ओवरवेट करते हैं तो हम लोग को एक आउट परफॉर्मेंस जनरेट होता है। तो ये चैलेंज यही है कि अगर हम लोग कितने डायनेमिक एनवायरनमेंट में ऑपरेट करते हैं तो हम लोग एक यूनिडायरेक्शनल अप्रोच से काम नहीं कर सकते। अगर अपना पोर्टफोलियो और जो इन्वेस्टमेंट थीसिस है उसको भी उतना ही डायनेमिक तरीके से रोटेट करें या चेंजेस करें या रीबैलेंस करें और रिकंस्ट्रक्ट करें पोर्टफोलियो को, तो एक इसमें अल्फा अच्छा जनरेट होता है। एब्सोल्युटली। और यूजुअली कहा जाता है संदीप जी कि मार्केट को टाइम नहीं करना चाहिए, पर आपका क्या तर्क होगा ये कहने में कि टाइमिंग इज एवरीथिंग? देखिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग बात करते हैं कि टाइम नहीं कर सकते, टाइम नहीं करना चाहिए। फैक्ट ये है कि सबके सबकॉन्शियस माइंड में होता है, चाहे कोई फंड मैनेजर हो, चाहे ट्रेडर हो, चाहे इन्वेस्टर हो, चाहे कोई बिजनेसमैन है, सबको टाइमिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आती है, लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन टाइमिंग हम लोग के लिए एक ट्रेडिंग का एंगल नहीं है, टाइमिंग हमारे लिए एक रिस्क मिटिगेशन टूल है। अगर हम कोई डेटा पॉइंट्स, जैसे मल्टीपल डेटा पॉइंट जब एक डायरेक्शन में स्क्यूड होते हैं तो बेटर टाइमिंग देता है। बेटर टाइमिंग से आपका रिस्क मिटिगेट होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, लास्ट ईयर हम लोगों ने सितंबर अक्टूबर में टेक्नोलॉजी सेक्टर को एक्सपोजर खत्म, जीरो कर दिया। तो हमारी टाइमिंग बहुत अच्छी हुई, आज 9 महीने उसको अंडर परफॉर्म किया, तो आपको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। इसी तरह से टाइमिंग का जो इम्पोर्टेंस है वो लोग समझाते हैं उसको। हम लोगों का तो ये है कि हमारे लिए टाइमिंग इज एवरीथिंग, और ये रिस्क मिटिगेशन टूल है। जब मल्टीपल डेटा एनालिटिक्स, जैसे हम लोग बात करते हैं कि जैसे फंडामेंटल डेटा हुआ, चाहे आपका लिक्विडिटी डेटा हुआ, चाहे सेंटिमेंट्स का डेटा हुआ, या और भी कोई तरह का लोग डेटा ट्रैक करते हैं, जब मल्टीपल डेटा पॉइंट्स एक डायरेक्शन में स्क्यूड हो जाता है तो आपको टाइमिंग बेटर हो जाती है, आपका रिस्क कम हो जाता है। तो टाइमिंग हमारे लिए एक रिस्क मिटिगेशन टूल है रादर देन ट्रेडिंग के एंगल से। ओके। संदीप जी, आखिरी सवाल आपसे होगा, जिससे पहले हम आपको धन्यवाद करें। जो निवेशक इस वक्त हमें देख रहे हैं, या जो ऑलरेडी बहुत सारे लार्ज कैप फंड्स ऑलरेडी है मार्केट में, या फिर एक नए लार्ज कैप फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपके टिप्स क्या होंगे? बिकॉज लार्ज कैप में यूजुअली लोग सोचते हैं इट्स अ नो ब्रेनर, नया निवेशक है, चलो लार्ज कैप फंड में पैसा बड़ी बड़ी सुरक्षित है। पर क्या कुछ ऐसे डाउन रिस्क भी हैं जिनका ख्याल रखने की जरूरत है जब एक लार्ज कैप फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं? एक कोई पर्टिकुलर होराइजन है, निवेश अवधि है जिसको दिमाग में रखते हुए लार्ज कैप फंड्स में निवेश करना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा फायदा इस कैटेगरी का उठाया जा सके? तो ये एक बहुत अच्छे आपका सवाल है, इसको मैं अलग ढंग से समझाता हूँ। जो रिस्क की आपने बात करी, जैसे हम लोग मार्केट में देखते हैं निफ्टी, जैसे निफ्टी एक इंडेक्स है जिसको सब लोग फॉलो करते हैं लार्ज कैप के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन अगर हम निफ्टी को रिस्क के एंगल से देखें तो उसमें बीएफएसआई स्पेस का सेक्टर वेटेज बहुत बड़ा है। पीक में ये 43-44% हुआ है, लो साइड में 32-33%। जब हम प्योर रिस्क मैनेजमेंट के एंगल से देखते हैं तो हम लोग कभी पोर्टफोलियो में कोई भी सेक्टर को 40-45% का वेटेज नहीं देते हैं। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक इधर हो जाता है कि हमारा कंसंट्रेशन रिस्क एक सेक्टर के ऊपर इतना स्क्यूड हो जाता है। अगर वो सेक्टर, जैसे मैंने आपको बताया कि लास्ट 2 साल में अंडर परफॉर्म किया, तो आपको ओवरऑल पोर्टफोलियो में अंडर परफॉर्मेंस हो जाती है। तो वो एक हमको ध्यान रखना है। दूसरा, जैसे पंकज ने बोला कि लार्ज कैप पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क प्रोफाइलिंग, यस 40-50% अगर लार्ज कैप रखते हैं। और ऐसा भी एक मिथ है कि लार्ज कैप में पैसा नहीं बनता, लार्ज कैप मिड और स्मॉल से अंडर परफॉर्म करता है, कभी कभी वो फेस आता है। बट अगर इसके अंदर हम सेक्टर रोटेशन और एसेट एलोकेशन, जिस तरह अगर हम स्टॉक एलोकेशन प्रॉपर करें, तो ये भी एक बहुत अच्छा टूल है कि आपके लार्ज कैप में लिक्विडिटी बहुत होती है, स्टेबिलिटी रहती है पोर्टफोलियो में, एंट्री एग्जिट का प्रॉब्लम नहीं होता है, इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत कम होता है। तो ये एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो होता है हर निवेशक के लिए, और एक लार्ज पोर्शन में इसमें रखना चाहिए। और जैसे हम अपने नए एनएफओ की बात किया तो हमने बोला कि हम इसको बहुत डायनेमिक तरीके से जनरेट करेंगे। अगर हमें लास्ट 2-3 साल में हमने अपना एक डायनेमिक फ्रेमवर्क लाया मार्केट में, और हमने एक बड़ा आउट परफॉर्मेंस करके दिखाया, अपने जितने भी 14 स्कीम्स हम लोग रन करते हैं
वो सब एक बेंचमार्क को डिसाइसिवली बीट किया। तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि ये डायनामिक स्टाइल ऑफ मनी मैनेजमेंट काफी हद तक अल्फा जनरेट करेगा विद स्टेबिलिटी इन पोर्टफोलियो। तो लार्ज कैप पोर्टफोलियो जरूर देखना चाहिए। मनी गुरु में आइए अब कुछ दर्शकों से बातचीत करते हैं, जानते हैं उनके अपने इन्वेस्टमेंट से जुड़े हुए कौन से सवाल है। पहले दर्शक सूरत से आशीष शर्मा हमारे साथ हैं। आशीष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका मनी गुरु में। आपने अपना सवाल हमें भेजा और आप अपने रिटायरमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं। थोड़ा हम समझना और चाहेंगे अब तक की आपकी प्लानिंग कैसी रही और कितनी रकम चाहते हैं रिटायरमेंट पर। हेलो मैम। जी हेलो। और अभी 42 एज है, तो लगभग 17-18 साल के बाद 2 करोड़ रुपए का प्लान किया है। ये था कि अगर वो भी महंगाई है और इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से 2 करोड़ रुपए सफिशिएंट रहेंगे उसका में। और दूसरा, जो 19,000 की SIP है वो सुटेबल है ये टारगेट पूरा करने के लिए, या मुझे कुछ चेंजेस करने की जरूरत है? कितना कर सकते हैं स्टेप अप? जैसे 19,000 के SIP आप ऑलरेडी कर रहे हैं, 3 लाख का म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो आपका बना हुआ है ऑलरेडी, तो अगर आप बढ़ाना चाहें SIP कितने बढ़ा पाएंगे? अभी इसके अलावा करीब 40-45,000 में अलग अलग, इसमें जैसे 2 बेटियां हैं उनके लिए मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना, बाकी PPF है मेरा, जो भी लगभग 2 साल के बाद मैच्योर हो जाएगा। और इसके अलावा NPS और जो अपना EPS के थ्रू करीब 40-45,000 का अराउंड इसमें मेरा इन्वेस्टमेंट पर मंथ हो रहा है। ये 45,000 ईच इन्वेस्टमेंट है क्या? टोटल मिला के 19 प्लस 19 तो SIP के थ्रू है और 45 ये अलग हो रहा है। अच्छा, 45 अलग हो रहा है। मैं ये जानना चाह रही थी SIP 19,000 की जो आप हैं, आपकी है, वो आप कितना बढ़ा पाएंगे इस रकम को? उसमें से इमीडिएट अभी तो नहीं बढ़ा सकता, लेकिन जैसे मेरा EPF अभी मैच्योर होने वाला 2 साल बाद, तो वो मैं ऐड करूंगा इसके बाद। उसमें करीब 7 से 8 लाख रुपए मेरा मिलेगा मुझे, तो वो भी ऐड हो जाएगा इसमें। लेकिन इमीडिएट नहीं हो पाएगा अभी। ठीक, इमीडिएट नहीं हो पाएगा। पंकज जी, इनको अगले 18 साल में चाहिए 2 करोड़ रुपए। ये जानना चाह रहे हैं क्योंकि इन्फ्लेशन इतना ज्यादा है, महंगाई के हिसाब से आज 18 साल के बाद 2 करोड़ का वैल्यू इतना रहेगा क्या? स्वाति, सही कहा आपने। और आशीष भी समझते हैं इस बात को कि महंगाई की वजह से इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। आशीष, जहां तक सवाल आपका यह है कि क्या सफिशिएंट रहेगा, ये कहना बहुत मुश्किल है जब तक ये ना पता हो कि आपका खर्च कितना है। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो शायद 10-20 हजार रुपए खर्च चला ले, और एक व्यक्ति शायद 1,00,000-2 लाख भी खर्च करे। तो आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके जिस हिसाब के खर्चे हैं, उस हिसाब से आपको देखना होता है कि भविष्य में भी आपको उस हिसाब से पैसे लगेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि कोई व्यक्ति अगर 60 साल की उम्र में रिटायर होता है और वो 100 साल तक जीता है, 90 तक जीता है, तो 30-40 साल तक उन पैसों पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 करोड़ काफी नहीं रहेगा। हालांकि मुझे आपका लाइफस्टाइल, आपके खर्चे नहीं पता है, लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप उससे भी ज्यादा रकम जुटा सकें। दूसरी बात यह है कि जितना आप निवेश कर रहे हैं 19,000 पर मंथ, अगर मैं 12% का यहां पर कंपाउंडिंग ग्रोथ एक्सपेक्ट करूं और जो 3 लाख रुपए का आपका ऑलरेडी एक पूंजी बन चुकी है, उसको भी ये मान के चलो कि उसके ऊपर 12% का रिटर्न मिलेगा, तो भी 18 साल में करीब करीब 1 करोड़ 58 लाख रुपए बन रहे हैं। अगर कैलकुलेट करते हैं तो 2 करोड़ के लिए बाकी जो आपका EPF है, PPF है, NPS है, उसकी मदद से शायद आप 2 करोड़ रुपए जुटा पाएंगे। और क्योंकि आपको डॉटर के एजुकेशन के लिए पैसे चाहिए, तो सुकन्या समृद्धि योजना तो एक है जिसका पैसा काम आएगा, लेकिन वहां पर भी पैसा और लगेगा। इसके लिए मेरी सलाह यह होगी आपको कि दोनों गोल्स को देखते हुए आपको अभी ना सही, जैसा आप कह रहे हैं कि अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन समय के साथ जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपकी स्कीम अच्छी है, आप उनमें बने रहिए, लेकिन समय के साथ इन्वेस्टमेंट को जरूर बढ़ाइए ताकि आप आसानी से अपने दोनों गोल को अचीव कर सके। ओके आशीष जी, होप करते हैं कि आपने समझ लिया होगा हमारे एक्सपर्ट ने जो आपको राय दी है। डेफिनेटली इन्फ्लेशन के हिसाब से 2 करोड़ की राशि इनसफिशिएंट जरूर है, लेकिन अपने खर्चों को काउंट करके फिर आप धीरे धीरे करके अपनी SIP अमाउंट बढ़ाइए। अब तक का आपका जो सफर है वो चल रहा है बहुत अच्छा।
अगले कॉलर से बात करते हैं। राजस्थान से प्रेम प्रकाश हमारे साथ है। प्रेम जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में आपका। आप कुछ अपनी बेटी के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, बताएंगे क्या है ये? मैम गुड इवनिंग मैम जी। मैं आपने बिल्कुल कहा कि एक्चुअली मैं अपनी बेटी के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ मैम। और मेरा जो प्लान है मैम वो 18 साल में 1 करोड़ है। और मैंने जो 3 SIP कर रखी है मैम, जिसमें ऐसे फोकस इक्विटी फंड, SBI स्मॉल कैप और ICICI प्रूडेंशियल है मैम, जिसमें मेरी 2-2 हजार रुपए की SIP है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरे को और कितनी हो सकती है, ताकि मुझे ये मेरा जो लक्ष्य है वो पूरा करने में कुछ हेल्प मिल सके, पूरा हो जाए। प्रेम जी, आपकी बेटी कितनी बड़ी है? मैम एक्चुअली वो 3 साल की है। 3 साल की है। और आपने तो लिखा है बेटी की शादी के लिए आपको पैसे चाहिए, शादी के लिए पैसे चाहिए? बिल्कुल, बेटी की शादी के लिए। यही तो मैंने, इसलिए मैंने टारगेट 18 साल का बताया मैम, 18 या 20। अच्छा, तो पढ़ाई का खर्चा है आपके पास बेटी की? जी मैम, उसका मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली वो मेरे पास में इश्यू नहीं है, वो पढ़ाई का खर्चा है मैम मेरे पास। बस मेरा जो टारगेट है मैम शादी का है। ओके, ठीक है। चलिए, मैं अपने एक्सपर्ट से जान लेती हूँ। ये बहुत क्लियर कट है पंकज जी कि पढ़ाई का खर्चा उठा लेंगे, शादी का खर्चा उठाना है, ये इनके माइंड में एक क्लियर गोल है। चलिए, आपके जरिए इनकी मदद भी करते हैं। कैसा लगा इनका पोर्टफोलियो आपको? जितना लक्ष्य है उस हिसाब से निवेश कम है, निवेश बढ़ाना पड़ेगा। अगर 1 करोड़ चाहिए तो उसके लिए अगर कैलकुलेट करें हम वही 12% के कंपाउंडिंग ग्रोथ से, तो इन्हें करीब 10 से 12 हजार रुपया महीना निवेश करना चाहिए। अभी ये सिर्फ कर रहे हैं 6 हजार रुपये महीना, तो वो बढ़ाना पड़ेगा। और साथ में उसे 10% से हर साल और बढ़ाएंगे, तब जाके लक्ष्य इनका पूरा होगा। मतलब अगर 15 से 18 साल की बात करते हैं तो 10,000 रुपीज पर मंथ अभी शुरू करें और उसे 10% हर साल बढ़ाते रहें। और साथ इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें लार्ज कैप और मिड कैप को ऐड करना चाहिए। इन्होंने एक फोकस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कि एक तरह से फ्लेक्सी कैप कह लीजिए उसको, विद अ कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो। और दूसरा इनके पास एक स्मॉल कैप है और एक सेक्टरल फंड है। तो लार्ज कैप और मिड कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लार्ज कैप में कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड ये शामिल कर सकते हैं, और मिड कैप में क्वांट मिड कैप फंड ये कंसिडर कर सकते हैं। तो इन फंड्स में ये और ऐड करें। और जैसा मैंने कहा कि अगर टारगेट बड़ा है तो इनको अपने अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। शायद जैसे मैंने कहा कि आप 6 को 12 कर लीजिए, ये थोड़ा मुश्किल होता है शुरुआत में, लेकिन समय के साथ जैसा भी पॉसिबल हो सके आपको बढ़ाना तो इसको जरूर पड़ेगा। ओके, तो प्रेम प्रकाश जी, थोड़ा सा बदलावों पर ध्यान दीजिएगा और ऑल द वेरी बेस्ट, आपके लक्ष्य पूरे हों, हम यही आपको शुभकामनाएं देते हैं। और बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप हमारे साथ मनी गुरु में आज इस एपिसोड में शामिल हुए, हमेशा की तरह थैंक यू। और मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, पर आगे भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जी बिजनेस।